Okay, so hello everyone. Welcome to Ashish Malik IAS Academy YouTube channel, guys. I really hope you guys are doing absolutely great. स्वागत है आप सभी का डे नंबर 8 ज्योग्राफी क्विज विद आशीष मलिक में। यहाँ पे फिर से मैं आपके साथ 5 क्वेश्चंस करूंगा डिस्कस, और ये क्लासेस हमारी आप जानते हैं हर रोज शाम को 8 बजे होती हैं। और ये है हमारा मिशन यूपीएससी सीएससी 2022, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप खूब सारी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करने में मजा आता है, सीरीज अच्छी लगती है, तो जरूर अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में दीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कीजिएगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आज का जो है दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थक्वेक वेव्स। अभी ये क्वेश्चन बहुत बार हमने पहले भी किया है, और ये बेसिक क्वेश्चन है, कोर क्वेश्चन है, तो आपको बार बार आता रहेगा। अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर, सिस्मिक वेव्स के ऊपर। अर्थक्वेक वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो शैडो जोन होता है वो एरिया होता है जहां पे अर्थक्वेक वेव्स रिपोर्ट नहीं हो पाती, उस एरिया को कहते हैं शैडो जोन। सेकंड स्टेटमेंट कहती है जो शैडो जोन है पी वेव्स का, इट इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट आल्सो लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं, पी वेव्स हैं, उनका 40% से ज्यादा एरिया जो अर्थ का है वो पी वेव्स का शैडो जोन माना जाता है। तो आपको मुझे बताना है इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए बी सी या डी। और मैं आपको बता दूं शैडो जोन का जो कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बेसिक यही चीजें आपको मतलब आपको पता होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि शैडो जोन जो है, जब हम सिस्मोग्राफ पे नोटिस करते हैं, सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड करते हैं, तो गाइस कुछ पर्टिकुलर ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा, उसका रीजन क्या है। उसका एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती, पी वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती। पी वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं, एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पी वेव्स का जो शैडो जोन है वो छोटा होता है। एस वेव्स का जो है रादर वो काफी लार्ज होता है, 40% एरिया कवर करता है। अब यहाँ पे जो आपका आंसर है, करेक्ट आंसर, वो तो सिर्फ होगा 1 ओनली। मैं आपको डायग्राम से जरा समझाने की इसको कोशिश करता हूँ। आपके सामने जो डायग्राम है, देखिए, आप ये समझें कि ये एस वेव्स है हमारी सेकेंडरी वेव्स। मान लीजिए ये आपका फोकस है, यहाँ से अर्थ को एक वेव्स जनरेट हुई है। हम सब जानते हैं जो कोर, आउटर कोर और इनर कोर दोनों इसके अंदर है। आउटर कोर जो है दोस्तों, आप सबको पता है वो होता है लिक्विड, है ना। आउटर कोर लिक्विड है, और एस वेव्स लिक्विड में जा नहीं सकती। तो यहां से, इस फोकस से हर डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन लास्ट जो आखिरी बार रिकॉर्ड होंगी वो 105 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू फोकस होंगी बोथ साइड्स। बिकॉज इसके आगे जैसे ही वो इस लिक्विड में एंटर करेंगे दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। सो आप देखेंगे कि यार यहाँ तो रिफ्लेक्ट हो गई, जा नहीं पाई, इसीलिए इस पूरे के पूरे एरिया में लगभग ये 40% है अर्थ का। यहाँ पे आपको एस वेव्स मिलेंगी नहीं, सेकेंडरी वेव्स कभी नहीं मिलेंगी। उसकी रीजन यही है कि एस वेव्स जो है दे कैन ट्रैवल ओनली इन सॉलिड। ये लिक्विड और गैस में ट्रैवल नहीं करती, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी एस वेव्स की, जिसने हमें ये बताया कि आउटर कोर हमारा लिक्विड है। क्योंकि एस वेव्स का रिफ्लेक्ट होना इस बात को बताता है कि कुछ लिक्विड है जिसमें एंटर नहीं कर पा रही। इसी तरह से अगर हम पी वेव्स की बात करें, हालांकि पी वेव्स जो है दे कैन ट्रैवल इन ऑल 3 मीडियम्स। ये ट्रैवल कर सकती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। अब इसी केस में हमने देखा कि यार 105 डिग्री तक तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल आई। अब जैसे ही यहाँ पे भी आउटर कोर शुरू होता है, लिक्विड शुरू होता है, ये रिफ्लेक्ट तो नहीं होती मगर रिफ्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि इस डेंसिटी में बहुत डिफरेंस है। एकदम लिक्विड में एंटर करती है तो इनकी डायरेक्शन थोड़ा चेंज होती है। रिफ्रैक्शन आप यहाँ देखोगे, दिस इज अ केस ऑफ रिफ्रैक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई और फिर बाहर निकली। इसी तरह से हम देखते हैं कि दोनों तरफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये जो एरिया है 105 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू फोकस एंड 145 बोथ साइड्स, यहाँ पे आपको कोई पी वेव्स रिकॉर्डेड नहीं होती। तो ये छोटा सा जो एरिया है, ये इसका शैडो जोन कहलाएगा पी वेव्स का, और ये पूरा बड़ा जो एरिया है ये एस वेव्स का शैडो जोन कहलाएगा। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ऑब्वियसली एस वेव्स का बड़ा होता है शैडो जोन, और 40% अर्थ को कवर करता है।
पी वेव्स का कंपैरेटिवली छोटा है और इसी का एक सबसेट माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको आना चाहिए, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आज का, दैट इज अबाउट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइक्लोन स्ट्रक्चर। जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो आई ऑफ द स्टॉर्म, आई वॉल और रेन बैंड, बिल्कुल ये तीन आपके स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से रहता है। बीच में होती है साइक्लोन की आई, उसके चारों तरफ होती है आई वॉल, और बाहर की तरफ आपका होता है ये पूरा एरिया इज कॉल्ड द रेन बैंड। ये स्ट्रक्चर है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो हमें इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। अब आपको बताना है कौन सा सही यहाँ पे करेक्टली मैच है। आई ऑफ द स्टॉर्म, रिलेटिवली काम स्पेस, बिल्कुल इसमें जो है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। काम इसलिए होता है भाई क्योंकि देखो आई के अंदर होता है सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, सॉरी सबसे लोवेस्ट प्रेशर, सबसे कम प्रेशर होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वेरी हाई टेम्परेचर। इनफैक्ट आप देखोगे तो नियर बाय एरिया, आसपास एरिया से 5.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा होता है नियर बाय एरिया से। और इसमें जो है आपको देखने को मिलता है बहुत ही लो प्रेशर, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होती, देयर इज नो रेनफॉल। आई ऑफ द साइक्लोन में कभी भी बारिश नहीं होगी, वो बहुत ही ड्राई पोर्शन होता है, इसलिए रिलेटिवली काम होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई है। दूसरा आता है आई वॉल। आई वॉल में लिखा है वीकेस्ट पार्ट ऑफ द साइक्लोन विद नो रेन्स, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट आई वॉल जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है और यहीं पे यू विल हैव द मैक्सिमम रेनफॉल, ज्यादा से ज्यादा बारिश भी आपको इसी एरिया में देखने को मिलती है। ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया 1 और 3 एलिमिनेशन टेक्निक से। रेन बैंड आउटर पार्ट होता है जहां पे सडन बर्स्ट रेनफॉल का होता है, बिल्कुल यहाँ पे भी खूब सारी बारिश होती है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम होता जाता है जितना जितना आप बाहर की तरफ जाते जाते हो। तो इस केस में 1 और 3 करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी रॉन्ग, आंसर हैज टू बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए जो है, आपको बताना है, ये भी साइक्लोन का है। आपको बताना है कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन को इंडियन ओशन में। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। अगर वीक ला नीना कंडीशंस हुई इक्वेटोरियल पैसिफिक में तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर देयर इज अ लैक ऑफ ओशन डिस्टर्बेंसेस दैट एंटर बे ऑफ बंगाल फ्रॉम साउथ चाइना सी, उसका इम्पैक्ट आएगा। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स विद इन द ट्रोपोस्फेयर, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट डाल सकती हैं आपकी साइक्लोनिक फॉर्मेशन को। और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप ये भी बताएं कि जैसे इंडियन ओशन में लो प्रेशर सिस्टम को साइक्लोन कहते हैं, दोस्तों पैसिफिक ओशन में क्या कहते हैं? साइक्लोन्स का दूसरा नाम क्या है पैसिफिक में? अटलांटिक में क्या है? और ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसको क्या कहा जाता है? जो अलग अलग नाम है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। इस केस में आपका जो आंसर डी है, तीनों के तीनों एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। इस केस में आप देखेंगे जितना जो वीक ला नीना कंडीशंस होंगी इक्वेटोरियल पैसिफिक में, वीक ला नीना का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो, इसका ऑपोजिट समझो। अगर ला नीना कमजोर होगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एल नीनो कंडीशंस होंगी, और आप जानते हैं एल नीनो कंडीशंस का जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है साइक्लोन्स के ऊपर। ओशियन डिस्टर्बेंसेस की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन के बीच में जो चलता रहता है, जिसको हम जूलियन मेडन भी बोलते हैं, ये क्या चीज है दोस्तों? मेडन जूलियन ऑसिलेशंस वही हैं जो आपके पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन का एक ऐसा रिलेशन है। अगर पैसिफिक ओशन ज्यादा गर्म होगा, वहां पे ज्यादा लो प्रेशर होगा, तो रिलेटिवली इंडियन ओशन जो है वो थोड़ा ठंडा होगा, उसका प्रेशर थोड़ा हाई होगा, या फिर वाइस वर्सा, या फिर उल्टा होता है। तो दोनों ही केसेस में आपको ये देखने को मिलता है। इसको कहते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन। तो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की अगर हम बात करें तो साइक्लोन के केस में आप ये समझे, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के केस में आप ये समझे कि ओशन डिस्टर्बेंसेस जो हैं, जो एंटर करती हैं बे ऑफ बंगाल से साउथ चाइना सी, तो ये बहुत कॉमन सा फिनोमिना है, ठीक है। और जब जब ये होता है तो ये फेवर करता है साइक्लोन को उल्टा। ज्यादा से ज्यादा साइक्लोन हमको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलते हैं। और जो वीक ला नीना कंडीशंस में बात कर रहा था अलोंग द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, उससे क्या होता है कि वीक ला नीना कंडीशन की वजह से
कंपैरेटिवली ठंडा रहता है नॉर्मल सी टेम्परेचर, विच इज नॉट गुड फॉर साइक्लोन। साइक्लोन के लिए तो आपको थोड़ा वार्म चाहिए, कम से कम 27 डिग्री सी सरफेस टेम्परेचर या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ला नीना वीक होगा तो सरफेस टेम्परेचर कम होगा, जिससे साइक्लोन नहीं बनेगा या काफी कमजोर साइक्लोन बनेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज, तो आंसर आपका डी होगा। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बताना इनमें से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं जो कि डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं ग्लेशियर्स के बनाए हुए। देखो यार, कोई भी एजेंट ऑफ इरोजन होता है ना, उसके 2 तरह के बनते हैं। किसी भी एजेंट ऑफ इरोजन की या तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं या उसके बनते हैं डेपोजिशनल। इरोजनल और डेपोजिशनल ये दोनों किस्म के आपके बनते हैं लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे ग्लेशियर्स के बनने वाले डेपोजिशनल की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन है मोरेन, सर्क, ड्रमलिन्स और एस्कर। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इरोजनल है, कुछ डेपोजिशनल है। आपको सिर्फ डेपोजिशनल छांटने हैं। जल्दी से मुझे बताएं अपना आंसर 4th का, ए, बी, सी या डी क्या होगा इस केस में राइट आंसर। आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे अपना जवाब दीजिएगा दोस्तों। और जब तक आप आंसर देंगे, मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में आप आशीष मलिक रेफरल कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्राइब करेंगे, आप इस रेफरल कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मोरेन, ड्रमलिन और एस्कर सही है, ये तीनों डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। सर्क जो है ना, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, एक ग्लेशियर का ये इरोजन से बनता है। तो आपको कुछ कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। तो इस केस में आप आंसर जो है सेकंड आपका नहीं होगा, तो 2 वाले स्टेटमेंट्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा सी। उसमें हमेशा मैं कहता हूँ जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं आपको डिवाइड करना है, इरोजन वाले कौन से हैं, डेपोजिशन। और ये सिर्फ ग्लेशियर के लिए नहीं, जो आपके बाकी भी हैं, चाहे वो रिवर्स के लैंडफॉर्म्स हों, चाहे विंड के लैंडफॉर्म्स हों, चाहे वो कोस्टल वेव्स के लिए हों, इवन ग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लिए भी, सभी के लिए आपको यही डिवीजन करना है कि इरोजनल कौन से हैं और डेपोजिशनल कौन से हैं। तो इरोजन में आप देख सकते हैं, देखो ये सर्क, एक यहाँ पे एरिट भी होता है, इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ है एरिट। एरिट भी इरोजनल है, सर्क भी इरोजनल है, कोल, हॉर्न, ये सब इरोजनल होते हैं। और इवन जो आपकी वैलीज है, हैंगिंग वैलीज और ग्लेशियल वैलीज, ये सब आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। अगर डेपोजिशन की बात करूं तो मोरेन्स बनते हैं। मोरेन क्या है ना, जहां से ग्लेशियर गुजरेगा वहां पे जो भी आपके लेफ्ट ओवर कह सकते हैं सेडिमेंट्स हैं, वो मोरेन्स हैं। कई तरह के मोरेन हो सकते हैं, मोरेन सेंट्रल हो सकते हैं, साइड लेटरल हो सकते हैं, एंड के टर्मिनल हो सकते हैं। एस्कर्स भी एक वही आपकी टोपोग्राफी, ये भी रिजेस होते हैं, अंडर ग्राउंड रिजेस होते हैं। आउटवॉश प्लेन्स, ड्रमलिन्स, ये सब, ड्रमलिन क्या होते हैं, ड्रमलिन आप देखते हो एग बास्केट टोपोग्राफी की तरह से, ऐसे ऐसे आपके डिपॉजिट, बड़े बड़े बोल्डर डिपॉजिट होते हैं, इनको हम एग बास्केट टोपोग्राफी भी कहते हैं, एग बास्केट टोपोग्राफी। ठीक है, ऐसी एरिड को हम कहते हैं बिस्किट टोपोग्राफी। इनके नाम है बेसिकली। अगर डिटेल में कभी पढ़ना चाहो तो आप मेरे अनअकैडमी पे लेक्चर देख सकते हो, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए आखिरी सवाल आज का क्वेश्चन है दोस्तों, अबाउट द ओशन मीन टेम्परेचर, OMT। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ओशन मीन टेम्परेचर जो है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग वेदर द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इंडिया रिसीव्स ड्यूरिंग मॉनसून विल बी लेस और मोर दैट देन द लॉन्ग टर्म मीन। Number 2, OMT is analyzed by measuring the ocean thermal energy during the period from January to March. OMT is measured up to depth of 26 degree Celsius, isotherm in southern Indian Ocean। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में, आपको बताना है। आपके पास 15 सेकंड का समय। आंसर जो भी आपका A, B, C या D चूज कीजिए और मुझे बताएं इसमें आपका सही आंसर क्या होगा। आखिरी सवाल है दोस्तों आज का। यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है, ऑल 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर आपका होगा डी, ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। लास्ट टाइम आपको मैंने सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में बताया था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ओशन मीन टेम्परेचर जो है, ये बेटर एबिलिटी है कंपैरेटिवली टू सी सरफेस टेम्परेचर। ये और बेटर है, ओशन मीन टेम्परेचर जो है ये बेटर इसका सक्सेस रेट है। सी सरफेस टेम्परेचर का सक्सेस रेट जो है
वो 60% है, वो 60% सक्सेस रेट इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिंग मॉनसून। लेकिन ओशियन मीन टेम्परेचर ज्यादा बेटर सक्सेस रेट है, ज्यादा रिलायबल है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर प्रिडिक्शन ऑफ इंडियन मॉनसून। ठीक है, ये जो OMT है इसको हम एनालाइज करते हैं मेजरिंग ओशन थर्मल एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू मार्च, खास तौर पे जनवरी से मार्च का के अंदर हम इसको एनालाइज करते हैं, तो ज्यादा बेटर हमको रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। और अगर कोई भी वेरिएशन होती है अपर थर्मल एनर्जी कंडीशंस में, वो रिस्पॉन्सिबल होती है समर मॉनसून एक्टिविटीज के लिए, और सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। बाकी आप जो है मेरी बुक को रेफर कर सकते हैं, तो मेरी बुक ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस, इसको आप रेफर कीजिएगा। फॉर प्री एंड मेंस दोनों के लिए आप इसको रेफर कीजिए। ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों के क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ में एक नया कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी एनसीईआरटी। अगर आप चाहते हैं फ्री ज्योग्राफी की क्लासेस मेरे साथ पढ़ना, तो सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को अनलॉक यूपीएससी के नाम से, और यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे के सारे लेक्चर्स इस पर्टिकुलर सीरीज के। और साथ ही साथ में दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। आज यानी कि 3 नवंबर को हमने शुरू किए हैं कुछ नए बैचेस अनअकैडमी के ऊपर, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल सभी तरह की जो है दोस्तों लेक्चर्स हैं। और ये जो नए बैचेस हैं इसके अंदर आपको सभी बेस्ट फैकल्टीज दी जाएंगी। अगर आपका टारगेट 2022 है तो आपके लिए ये फैकल्टीज हमने प्रोवाइड की हैं, और साथ ही साथ में अगर 2023 के लिए भी आप टारगेट करते हैं तो भी हमने पूरी उसमें आपको बेस्ट फैकल्टी दी जाएंगी। लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लीट कोर्सेज हैं। इसमें एनसीईआरटीज भी कवर होंगी, इसमें जो है आपका मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। जब भी सब्सक्राइब करेंगे इन बैचेस के अंदर तो आप ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए आशीष मलिक, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा आप अनअकैडमी के ऊपर जो है अपने बहुत सारे क्विजेस भी सॉल्व कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।